गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए, बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आपने भारत में बालिका शिक्षा का सिंहावलोकन के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको पूर्व वैदिक काल, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल और बौद्ध काल के बारे में पढ़ाया। आज अपना पाठ मध्यकाल में बालिका शिक्षा के बारे में अध्ययन करना है। मध्यकाल में बालिका शिक्षा का अध्ययन करने से पहले हमें मध्यकाल की शैक्षिक स्थिति को जानना होगा। मध्यकाल, जिसको मुस्लिम काल के नाम से भी जाना जाता है, और उसमें दो कालों की बात होती है, एक दिल्ली सल्तनत की और दूसरी है मुगल काल की। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन साम्राज्य का, तुगलक वंश, इन साम्राज्य का, इन राज करने वाले बादशाहों का, उनकी शिक्षा व्यवस्था का जिक्र होता है। इसके बाद आता है मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में 1526 से लेकर 1530 तक बाबर का साम्राज्य रहा, और बाबर को अल्पायु में ही संसार छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसका पूरा जीवन युद्धों में ही लगा रहा। यहाँ लगभग 1857 की क्रांति अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तक 1526 से लेकर 1857 तक मुस्लिम साम्राज्य, मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हो गया। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ बात चलती है कि मध्यकाल की शिक्षा प्रगति को जाने, तब हम बालिका शिक्षा के बारे में आपको अध्ययन करा पाएंगे कि बालिका शिक्षा मुस्लिम काल में किस प्रकार की थी। प्रशिक्षणार्थियों, आप देख रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसकी कलकल बहती नदियों, झरझर गिरते झरनों और यहाँ की भूमि में ऐसी ताकत थी कि पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र भारत बना रहा। यहाँ विदेशी लोग भारत को ललचाई नजरों से देखते थे, और उसका परिणाम ये निकला कि 11वीं सदी के प्रारंभ में ही महमूद गजनवी, अरबी लुटेरा, भारत में आया और उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और उसमें से ढेर सारे सोने को लूटकर वो अरब ले गया। इन बादशाहों का मकसद, इन विदेशी आक्रमण करने वालों का मकसद मात्र भारत से संपत्ति लूटना था। आक्रमणकारी आते गए और भारत से संपत्ति लूटकर जाते रहे। महमूद गजनवी, जिसने कि भारत पर 17 बार आक्रमण किए, 16 आक्रमणों में उसको असफलता का सामना करना पड़ा। एक अंतर कथा है महमूद गजनवी को लेकर, वो आपके सामने पेश कर देता हूं कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो वो हार गया।
हार कर थक कर एक कोने में चिंतन और मनन करने लगा। चिंतन मनन करते हुए वो क्या देखता है कि एक चींटी दीवार पर चढ़ती है और दीवार पर चढ़ने से पहले ही गिर जाती है। चींटी पुनः दीवार पर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। चींटी फिर दीवार पर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। चींटी फिर दीवार पर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। इस प्रकार से उसके चढ़ने का गिरने का क्रम होता रहा। आखिर में महमूद गजनवी की नज़र पड़ती है तो वो क्या देखता है कि उस चढ़ने और गिरने के क्रम में एक घड़ी ऐसी भी आई कि वो चींटी दीवार को चढ़कर पार हो गई। यहीं से महमूद गजनवी को प्रेरणा मिली कि मैं एक युद्ध ही तो हारा हूं, दूसरा युद्ध और करूंगा। एक आक्रमण ही तो मेरा फेल हुआ है, मैं दूसरा आक्रमण भारत पर और करूंगा। उसने एक आक्रमण किया, हार मिली, दूसरा आक्रमण किया, हार मिली, तीसरा आक्रमण किया, हार मिली, चौथा आक्रमण किया, हार मिली, पांचवा आक्रमण किया, हार मिली। इस प्रकार 15-16 आक्रमण में उसको हार का सामना करना पड़ा। और वो घड़ी भी आ गई जब 17वें आक्रमण पर उसने विजय प्राप्त कर ली। उसने मामूली सी चींटी से यह प्रेरणा ली कि जब ये चींटी हार नहीं मान रही है तो मैं क्यों हार मानूं। प्रशिक्षणार्थियों, बात महमूद गजनवी की हार और जीत का नहीं, बात है कि महमूद गजनवी आया, 17 बार आक्रमण किए और 17वें आक्रमण में सफलता मिली। जब भी आता लूट कर संपत्ति ले जाता। 17वें आक्रमण में उसको भारत में सफलता मिल गई और वो सोमनाथ से ढेर सारी संपत्ति भारत से लूटकर गजनी ले गया। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से, जो अंतिम हिंदू सम्राट थे, पृथ्वीराज चौहान को 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने परास्त कर दिया। मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना का उचित प्रबंधन किया और 1192 में पुनः आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम हिंदू सम्राट थे, यहां से हिंदू साम्राज्य नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। प्रशिक्षणार्थियों, मकसद ये नहीं है कि मैं आपको शासन प्रणाली पढ़ा रहा हूं। मकसद है कि शिक्षा की प्रगति क्या रही। 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत में, दिल्ली में साम्राज्य स्थापित कर लिया और दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद गौरी बैठ गए। लगभग 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहे, फिर यहाँ से चले। वो जाते समय अपने सेवक, जो उनका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको जाते जाते सत्ता सौंप गए। तब गुलाम वंश की स्थापना भारत में हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के सम्राट बने। प्रशिक्षणार्थियों, ये नींव जो भारत में रखी गई दिल्ली सल्तनत की, वो नींव लगभग 600-650 वर्ष तक भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया। इस्लाम में बात चलती है शिक्षा की, तो शिक्षा की प्रगति को देखते हैं तो मुस्लिम काल में शिक्षा की प्रगति कम जरूर थी, लेकिन नगण्य नहीं थी। ऐसा नहीं थी कि बिल्कुल ही खत्म हो गई हो, थी। प्रशिक्षणार्थियों,
आपके लिए इस्लाम की धर्म के मानने वालों के लिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इट इज बेटर टू एजुकेट वंस चाइल्ड देन गिव गोल्ड इन चैरिटी। आप अपनी नस्लों के लिए दान करना चाहते हो, लोगों के लिए, तो आप दान करें। तो आप अपनी औलाद को उपहार देना चाहते हो, तो आप कोई उपहार देना चाहते हैं तो सोना उपहार नहीं है। शिक्षा उनके लिए सोने से बेहतर उपहार होगा। इसलिए इस्लाम धर्म में, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने सोने से बेहतर शिक्षा को साबित करके बताया कि सोने से अच्छा है कि आप अपनी नस्लों के लिए, अपनी औलादों के लिए सोना उपहार में देने के बजाय गिफ्ट में आप उनको शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि शिक्षा ही वो अंतिम सत्य है जो उनको निजात दिलवाएगी। उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी तो वो इल्म से होगी, ज्ञान से होगी, शिक्षा से होगी। प्रशिक्षणार्थियों, उसी इस्लाम में इन दिल्ली सल्तनत हो या मुगल काल के लोग हों, इन्होंने शिक्षा के प्रति रुचि ही कम ली। कुछ ही शासक हुए हैं जिन्होंने शिक्षा में रुचि ली हो। मैं उनका जिक्र कर देता हूं कि जिस इस्लाम में शिक्षा को मोक्ष के लिए, निजात के लिए बताया गया पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा, और उसके बावजूद लोगों ने उनकी इस बात पर नहीं चले और अपने रास्ते से भटक गए। बात चलती है, जैसा कि मैं बता गया, कि मध्यकाल को दो कालों में बांटा गया है, सल्तनत काल और मुगल काल। तो आइए यहाँ ले चलता हूँ 1192 से लेकर 1206 तक मोहम्मद गौरी भारत में, दिल्ली में साम्राज्य स्थापित किया और बादशाह बने। मोहम्मद गौरी खुद बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी मदरसों का निर्माण किया, लेकिन वो 1206 में भारत से चले गए और जाते समय वो अपनी सत्ता अपने सेवक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गए। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद शिक्षा प्रेमी था और उसने मुस्लिमों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मस्जिदों में ही व्यवस्था की, शिक्षा की। 1211 में 1236 इल्तुतमिश शासक बने और उन्होंने मदरसा मुअज्जी नामक शिक्षा संस्था की स्थापना की, जिसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और 1236 से लेकर 1240 में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम भारत की बादशाहत पर बैठी। वो इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी और उसने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए शिक्षा प्रेमियों को संरक्षण दिया। ऐसा कहते हैं इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार कि रजिया बेगम विद्वानों की आश्रयदाता थी और उसने अपने पिता के द्वारा स्थापित मदरसा मुअज्जी को और बेहतर ढंग से संचालित किया। 1236 से 1240 से बहराम शाह, 1242 से मसूद शाह, 1246 में 1265 तक नासरुद्दीन महमूद, इसने जालंधर में मदरसे की स्थापना की और ये फारसी भाषा को प्रोत्साहित करने वाले बादशाह थे। 1265 से 1287 बलबन का काल आता है। बलबन ने अपने गुरु नासिरुद्दीन की, जिसने जालंधर में मदरसा खोला, फारसी को प्रोत्साहन दिया, तो बलबन ने अपने गुरु की याद में अपने मदरसे का नाम नासिरिया मदरसा रखा, अपनी शिक्षा संस्था का नाम नासिरिया रखा। आपको जानकारी दे दूं और आप नोट कर लीजिए कि बलबन के समय 1265 से लेकर 1287 में ही अमीर खुसरो नामक विद्वान हुए थे, जिनको तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है।
जिनकी मुख्य कविता है गोरी सोई सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो देश आपने चहु और परदेश। ये कविता उनकी देश में ही प्रसिद्ध नहीं थी, विदेशों में भी प्रसिद्ध थी। इससे जाहिर होता है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में था, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं था। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी का नाम आता है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पुस्तकालयों की स्थापना की, जिसमें एक उनके द्वारा स्थापित शाही पुस्तकालय भी है। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोधी वंश 1451 से 1526 तक। प्रशिक्षणार्थियों, लोधी वंश के सिकंदर लोधी ने मथुरा में मदरसे स्थापित किए, और यही वो बादशाह थे सिकंदर लोधी जिन्होंने फारसी भाषा की ओर हिंदू विद्यार्थियों को आकर्षित किया। फारसी पढ़ने के लिए हिंदू भी लालायित हो गए, हिंदू तैयार हो गए, और हिंदुओं ने अपने पुत्र आदि को फारसी पढ़ने के लिए मदरसों में भेजना शुरू कर दिया। ये सिकंदर लोधी के समय की बात है। और आपको जानकारी दे दूं प्रशिक्षणार्थियों, अब बात आती है मुगल काल की। मुगल काल में चलते हैं। जैसा कि लोधी वंश के अंतिम सम्राट इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित कर दी। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने भारत पर शासन किया। इस अल्पायु में उसने मदरसों को स्थापित किया, क्योंकि वो खुद अरबी, फारसी और तुर्की भाषा का प्रकांड पंडित था। उसका जीवन युद्धों में लगा रहा, और युद्धों के लगे रहने से 48 वर्ष की अल्पायु में बाबर को ये दुनिया छोड़नी पड़ी। प्रशिक्षणार्थियों, बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र 1530 से लेकर 1540 तक भारत की सत्ता पर स्थापित हुआ, और हुमायूं ने, जो अपने पिता की तरह शिक्षा प्रेमी था, उसने अपने लिए ढेर सारी पुस्तकों को, जो पुस्तकें, ऐसी पुस्तकें जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थीं, उनको संकलित किया, इकट्ठा किया और एक पुस्तकालय की स्थापना की। दुर्भाग्य देखिए कि हुमायूं, जो राजा बादशाह चोगा पहनते हैं ऊपर से नीचे तक का एक वस्त्र, वो ढीले वस्त्र में उसका पैर अटक गया, और छज्जे से गिरने पर इसी पुस्तकालय से, जिसकी उसने स्थापना की थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 1556 से लेकर और 1605 ईस्वी तक भारत में हुमायूं के पुत्र अकबर का साम्राज्य स्थापित हो गया। अकबर जो सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं, अकबर जो नवरत्नों के लिए जाने जाते हैं, अकबर जो दीन इलाही के लिए जाने जाते हैं, अकबर ने हिंदू और मुसलमान एकता के लिए बहुत प्रयास किए। अकबर ही ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। अकबर के योगदान को देखें तो उसने सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए ये संभाली कि राज्य के द्वारा शिक्षण संस्थाओं का खर्चा उठाया जाना शुरू किया अकबर के द्वारा। अब तक शिक्षा की व्यवस्था उच्च घराने के लोग, उच्च अमीर लोग ही कर रहे थे। राज्य कोष की ओर से कोई भी सहायता आर्थिक रूप से नहीं मिलती थी। प्रशिक्षणार्थियों, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और हिंदू मुस्लिमों को एक साथ पढ़ाने के लिए और हिंदू और मुसलमानों को करीब लाने के लिए अकबर ने ही राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसकी दरबार में नवरत्न थे जो विभिन्न क्षेत्र की शिक्षाओं में, कलाओं में निपुण थे। विभिन्न क्षेत्र के ज्ञाता थे, विभिन्न विषयों के ज्ञाता थे, और वो नवरत्नों में अबुल फजल फैजी
ऐसे नाम भी हैं बदायूं, बदायूनी, ऐसे ऐसे नाम हैं जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में थे। राजा मान सिंह, बीरबल, टोडरमल, बहारमल, ये अकबर के नवरत्नों में से हैं, जिन नवरत्नों में अबुल फजल फैजी, जो अकबरनामा, बाबरनामा, ऐसी पुस्तकें भी तत्कालीन समय में लिखी गई। शिक्षा का विकास तो हुआ, लेकिन अन्य भाषाओं की, फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं, खासतौर से फारसी भाषा को राज दरबार की भाषा बनाया गया। फारसी को बहुत महत्व दिया गया। जहांगीर का शासनकाल आता है तो अकबर ने, डॉक्टर यूसुफ हुसैन साहब अकबर के बारे में लिखते हैं कि अकबर महान ऐसे सम्राट थे जिन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम में नए नए विषयों को जोड़ा। अकबर के द्वारा नक्षत्र विद्या, अकबर के द्वारा गणित विद्या, अकबर के द्वारा रेखा गणित विषय, अकबर के द्वारा सार्वजनिक प्रशासन, अकबर के द्वारा कृषि शिक्षा, अकबर के द्वारा लौकिक शिक्षा की स्थापना भारत में की गई। अब तक इस्लाम धर्म में धर्म से संबंधित पारलौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही थी, लेकिन अकबर ही हैं जिन्होंने भारत में सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन की शिक्षा और लौकिक शिक्षा को प्रदान किया। अकबर का ये योगदान बहुत सराहनीय है, जिसने पाठ्यक्रम में ये सब कुछ जोड़ दिया। अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर का नाम आता है तो तारीख के जहांगीर में ये साफ लिखा हुआ है कि मदरसे जो अकबर ने जहांगीर ने अपने शासन में ये आदेशित कर दिया था, ये ऑर्डर निकाल दिया था कि अगर कोई राहगीर मर जाता है, अगर कोई अमीर मर जाता है और अपनी संपत्ति छोड़ जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जो मर गया है और अपनी संपत्ति छोड़ गया है और उसकी संपत्ति को उत्तराधिकारी नहीं है, उसकी संपत्ति को लेने के लिए कोई वारिस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति को लेकर वहाँ मदरसे स्थापित कर दिए जाएं। जहांगीर ने ही ऐसी व्यवस्था की कि जो वर्षों से 30-30 वर्षों से जो बड़ी बड़ी इमारतें सुनसान पड़ी थीं, खाली पड़ी थीं, जिनमें पशु बैठते थे, उनको शिक्षाविदों से जहांगीर ने भर दिया। और तो और विद्यार्थियों से भी जहांगीर ने उनको भर दिया। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों से, जिनमें पशु किसी जमाने में 30-30 वर्षों से पशु बैठे हुए थे, उस जगह को मदरसे स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जहांगीर ने अदा की। प्रशिक्षणार्थियों, जहांगीर के बाद 1627 से 1658 शाहजहां का शासनकाल आता है। शाहजहां ने विद्वानों का आदर सम्मान किया। उसके बाद औरंगजेब का नाम आता है। खासतौर से मुस्लिम समाज में शिक्षा को अपना सामाजिक कर्तव्य नहीं माना। इस मध्यकाल के इतिहास में शिक्षाविदों की ये बहुत, मध्यकाल में इन तमाम बादशाहों की, इन शासन करने वाले शासकों की ये बहुत बड़ी असफलता रही कि इन्होंने शिक्षा को सामाजिक कर्तव्य नहीं समझा। अगर ये अपना सामाजिक कर्तव्य समझते तो मैं समझता हूँ ये 600 वर्ष का इतिहास, ये 650 वर्ष का इतिहास, भारत में शिक्षा की व्यवस्था चरमराती नहीं। ख़ासतौर से ये शिक्षा की प्रगति के बारे में मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक शिक्षा बहुत कठिन हो गई थी। मध्यकाल में शिक्षा की प्रगति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि आम जन की शिक्षा बहुत कठिन हो गई थी, क्योंकि शिक्षा उच्च घराने की बेटे और बेटियों को, अमीर लोगों को, राज दरबारियों को या बादशाहों के बेटे बेटियों को ही प्रदान की जाती थी।
उच्च शिक्षा जो मुस्लिम काल में प्रदान की जाती थी वो सिर्फ अरबी भाषा में प्रदान की जाती थी। राज दरबार की जो भाषा थी वो फारसी थी। ऐसी स्थिति में भारत में बहुसंख्यक समाज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा भाषा का, क्योंकि भारत में हिंदी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती थी, जबकि मुगल अपने साथ में फारसी भाषा लेकर आए, अरबी भाषा लेकर आए, तुर्की भाषा लेकर आए। तो इन मुस्लिम शासकों की भाषा, राज दरबार की जो भाषा थी वो फारसी थी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम काल में मुस्लिम शासकों ने विद्वानों का आदर और सम्मान नहीं किया हो। ये लोग जो प्रकांड पंडित थे, शिक्षा के क्षेत्र में उनको आदर और सम्मान प्रदान करते थे। जैसा कि दरबारी कवियों में अमीर खुसरो का नाम आता है और अबुल फजल और फैजी का नाम आता है। ये सल्तनत काल में अमीर खुसरो और मुग़ल काल में अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, बहुत बड़े विद्वान। ऐसा मानते हैं कि मुस्लिम काल में ज्ञान की उपलब्धि और मस्तिष्क के अनुशासन के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। इनकी मान्यता थी, इनका अनमोल वचन था। ऐसी मानते थे कि सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान की उपलब्धि के लिए और मस्तिष्क को अनुशासित करने के लिए ही शिक्षा होती है। इससे आगे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा खुदा को पाना और समाज को अपने अनुकूल ढालना या समाज उचित व्यवहार करना सीखना मात्र है। प्रशिक्षणार्थियों, इन विद्वानों ने, आप देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे थोड़ा थोड़ा ही योगदान दिया, लेकिन इन विद्वानों का, इन बादशाहों का शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ हाथ अवश्य था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने शिक्षा से एकदम दामन छुड़ा लिया हो। प्रशिक्षणार्थियों, इन सल्तनत काल में और मुगल काल में शिक्षा की प्रगति थोड़ी थोड़ी धीमी गति से ही हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना हुई हो। मैं आपको पढ़ा रहा था कि विभिन्न सम्राटों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें आपको नाम दिया बलबन का, इल्तुतमिश का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसने अजमेर में मदरसों की स्थापना की। और ये मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने वाले विभिन्न सम्राटों के बारे में मैंने आपको बताया, जिनमें रजिया बेगम का नाम भी है, जिसने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए इल्तुतमिश के साथ जो मदरसा मुअज्जी नामक संस्था स्थापना की। ठीक उसी प्रकार से रजिया बेगम भी विद्वानों की आश्रयदाता, कभी वो आश्रयदाता बादशाह कहलाती हैं। ये रजिया बेगम के बारे में फरिश्ता लिखते हैं कि वो विद्वानों की आश्रयदाता थी। जैसा कि मैंने आपको अकबर के बारे में और जहांगीर के बारे में बताया कि जहांगीर की तारीख जहांगीरी में साफ लिखा हुआ है कि कोई मर जाता है और उसका कोई वारिस नहीं है, उसका उत्तराधिकारी नहीं है, उसकी संपत्ति को लेने के लिए कोई है नहीं, तो उसको मदरसे में तब्दील कर दिया जाए। तो ऐसे लोगों की संपत्ति से मदरसे जहांगीर ने स्थापित किए और अकबर ने एक नई व्यवस्था का आगाज किया। उसने मदरसों के लिए, शिक्षा संस्थाओं के लिए राज्य कोष की ओर से खजाना अर्थात आर्थिक सहायता प्रदान की। जो भी शिक्षा संस्था होगी उसका खर्चा उठाने का काम अकबर के दरबार में प्रशासन के द्वारा किया जाने लगा। प्रशिक्षणार्थियों, इस मध्यकाल की शिक्षा प्रगति को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इन लोगों ने, इन बादशाहों ने, इन बेगम ने शिक्षा प्रसार में थोड़ा थोड़ा सहयोग आवश्यक रूप से प्रदान किया। अब मैं आपको भारत में
बालिका शिक्षा के बारे में पढ़ाऊंगा। अगले यूनिट में आप पढ़ेंगे कि भारत में मध्यकाल में बालिका शिक्षा की क्या स्थिति रही। आपने बड़ी विनम्रता के साथ मेरा पाठ पढ़ा और मैं समझता हूँ समझ में भी आया होगा। और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं जो आपके समझ में नहीं आया है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स करिए, या आप हमारे मेल पर चले जाइए, मेल आईडी पर, और वहाँ जाकर आप हमारे लिए कोई भी संदेश आप देना चाहते हैं या हमसे कुछ लेना चाहते हैं, हमें दीजिए। आपके सुझाव सराहनीय हैं।